चलिए एक अभिक्रिया देखते हैं जिसमें A और B मिलकर उत्पादों का निर्माण करते हैं और यहाँ पर यह छोटा a और छोटा b संतुलित समीकरण में A और B के गुणांक यानी कि कोफिशिएंट्स हैं। यह करने के लिए सही रहेगा कि हम A और B की सांद्रताएं बढ़ा दें जिससे A और B और करीब आ जाएंगे और उनकी अभिक्रिया करने की संभावना बढ़ जाएगी और इसकी वजह से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। यह चीज ज्यादातर अभिक्रियाओं के लिए सत्य होती है। जब हम अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताएं बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है और इसकी हम यहाँ पर कुछ प्रयोग करके जांच भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें यह देखना है कि इस अभिकारक A की सांद्रता का इस अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हम हमारे प्रयोग में अभिकारक B की सांद्रता को तो एकदम स्थिर रखेंगे और केवल अभिकारक A की सांद्रता को ही परिवर्तित करेंगे और यह देखेंगे कि इसका इस अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम इस अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग का यहाँ पर उपयोग करेंगे क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी यहाँ पर उत्पादों की सांद्रताएं बढ़ने वाली हैं। हम जानते हैं कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल है। तो अगर यहाँ पर पहले से ही उत्पाद मौजूद रहते हैं तो ये हमारी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं और यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य यहाँ पर यह ज्ञात करना है कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताएं अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रारंभिक वेग का ही उपयोग करेंगे और यहाँ पर यह मानेंगे कि केवल अभिकारक ही मौजूद हैं और अभी उत्पाद यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर हम यह मान लेते हैं कि पहले प्रयोग में हमारे पास A की सांद्रता 1 मोलर है और तब जो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग है वह 0.01 मोलर प्रति सेकंड है। और दूसरे प्रयोग में मान लीजिए कि A की सांद्रता को बढ़ाकर हम 2 मोलर कर लेते हैं और यहाँ पर B की सांद्रता को स्थिर रखते हुए हम यह देख पाते हैं कि अब यहाँ पर जो अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग है वह बढ़कर 0.02 मोलर प्रति सेकंड हो गया है। तो कुल मिलाकर जब हमने यहाँ पर A की सांद्रता को 2 के कारक से बढ़ाया तो अभिक्रिया का वेग भी 0.01 मोलर प्रति सेकंड से 0.02 मोलर प्रति सेकंड हो गया, यानी अभिक्रिया का वेग भी यहाँ पर 2 के कारक से ही बढ़ गया। अब आइए हम हमारे पहले प्रयोग की तुलना तीसरे प्रयोग से करते हैं। तो इनमें देखिए हमने A की सांद्रता को 1 मोलर से 3 मोलर कर दिया है, यानी कि यहाँ पर हमने A की सांद्रता को 3 के कारक से बढ़ा दिया है। अब ऐसा करने से अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग पर देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। यह वेग 0.01 मोलर प्रति सेकंड से 0.03 मोलर प्रति सेकंड हो जाता है। इसका मतलब है कि यह वेग भी यहाँ पर 3 के कारक से बढ़ जाता है। अब अगर हमें इनके मध्य संबंध देखना है तो हमें यह सोचना होगा कि 2 की घात में हम x क्या लगाएं कि परिणाम में हमें 2 ही मिल जाए। तो हम जानते हैं कि 2 की घात 1 बराबर 2 होता है, यानी कि यहाँ पर हमें 2 की घात में 1 लिखना होगा, यानी x बराबर 1 आएगा। अब इसी तरह हम यहाँ पर भी सोच सकते हैं कि 3 की घात हम कितनी लगाएं कि हमें परिणाम में 3 ही मिल जाए, यानी हमें यह घात रूप में x बताना है कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 3 की घात 1 बराबर 3 ही होता है, तो हमें यहाँ पर घात में 1 लगाना पड़ेगा। तो अब इसकी वजह से हम यह कह सकते हैं कि हमारी अभिक्रिया का जो वेग है वह A की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होता है। यहाँ पर इस चिन्ह का मतलब है समानुपाती होना, यानी कि प्रोपोर्शनल होना। अब आइए इसी प्रकार का काम हम B की सांद्रता के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर अब हम B की सांद्रता को परिवर्तित करने वाले हैं और उसके बाद यह देखेंगे कि इसका हमारी अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया करते समय हम A की सांद्रता को एकदम स्थिर रखेंगे ताकि अभिक्रिया के वेग में जो भी परिवर्तन हो वह हमें पता चल जाए कि केवल B की सांद्रता के कारण ही हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस B की सांद्रता 1 मोलर लेते हैं और यह देख पाते हैं कि इस समय अभिक्रिया का वेग 0.01 मोलर प्रति सेकंड है और उसके बाद हम इस अभिक्रिया में B की सांद्रता को दोगुना कर देते हैं और यह करते समय A की सांद्रता को हम एकदम स्थिर रखेंगे। तो जब B की सांद्रता 2 मोलर हो जाती है तो उस समय अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग 0.04 मोलर प्रति सेकंड हो जाता है। तो जब हमने इस अभिक्रिया में B की सांद्रता को 2 के कारक से बढ़ा दिया, यानी 1 मोलर से 2 मोलर कर दिया, तो उस समय इस अभिक्रिया का जो वेग है वह 0.01 मोलर प्रति सेकंड से 0.04 मोलर प्रति सेकंड हो जाता है,
यानी अभिक्रिया का वेग इस समय 4 के कारक से बढ़ जाता है। अब अगर हम हमारे पहले प्रयोग की तुलना यहाँ पर तीसरे प्रयोग से करते हैं तो B की सांद्रता अब हमने 1 मोलर से 3 मोलर कर दी है, यानी B की सांद्रता हमने 3 के कारक से बढ़ा दी है। तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर अभिक्रिया का जो प्रारंभिक वेग है वह 0.01 से 0.09 हो जाता है, यानी यह 9 के कारक से बढ़ जाता है। अब अगर हम यहाँ पर 2 की घात में y लिखते हैं तो अगर हमें यह चीज 4 के बराबर चाहिए तो यहाँ पर y का मान क्या होगा, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर y बराबर 2 आएगा, क्योंकि 2 की घात 2 ही 4 के बराबर आती है। और इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर 3 की घात में भी y लिखते हैं तो यहाँ पर जो y का मान है वह भी 2 आएगा, क्योंकि 3 की घात 2 लिखने पर ही हमें परिणाम रूप में 9 मिलता है। तो अब इसकी वजह से हम यह कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया का वेग B की सांद्रता की घात 2 के समानुपाती है। अब इन दोनों को मिलाकर हम हमारा वेग नियम यानी कि रेट लॉ लिख सकते हैं। तो वह कुछ इस प्रकार से आता है। अभिक्रिया का वेग देखिए, यहाँ पर A की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होता है और B की सांद्रता की घात 2 के समानुपाती होता है। और जब हम यहाँ पर यह अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाएंगे तो हमें एक स्थिरांक लिखना होगा। तो यह जो K है इसे हम वेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट कहते हैं और इस प्रकार से हम वेग नियम को प्रदर्शित करते हैं। अब आइए हम इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले यह R तो अभिक्रिया का वेग है, उसके बाद यह K वेग स्थिरांक है और अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक के मध्य अंतर होता है। जब हम अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताएं परिवर्तित करते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अभिकारकों की सांद्रताएं परिवर्तित करने पर वेग स्थिरांक परिवर्तित नहीं होता है, यानी वेग स्थिरांक एकदम स्थिर रहता है। आगे की वीडियोस में हम यह देखेंगे कि वेग स्थिरांक तापमान पर निर्भर करता है और देखिए इसका मतलब है कि अभिक्रिया का वेग A की सांद्रता की घात 1 पर निर्भर करता है। तो इसे हम कुछ ऐसे कहेंगे कि यह अभिक्रिया A में प्रथम कोटि की है। अब क्योंकि यह अभिक्रिया B की सांद्रता की घात 2 पर निर्भर करती है तो हम कहेंगे कि यह अभिक्रिया B में द्वितीय कोटि की है, क्योंकि यहाँ पर यह 2 लिखा हुआ है। और इस सब के बाद अब हम इस अभिक्रिया की कुल कोटि के बारे में बात कर सकते हैं। तो यह अभिक्रिया A में तो प्रथम कोटि की है और B में यह द्वितीय कोटि की है। तो इसकी जो कुल कोटि है वह हो जाएगी 1 + 2 यानी कि 3। अब चलिए हमने यहाँ पर जिस व्यापक समीकरण से शुरुआत की थी उस पर वापस चलते हैं और वेग नियम के लिए यहाँ पर एक व्यापक व्यंजक लिखते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया का जो वेग नियम है वह आ जाएगा R बराबर इसका वेग स्थिरांक K गुणा A की सांद्रता और इसकी घात हम x मान लेते हैं गुणा B की सांद्रता और इसकी घात y। और मैंने आपको यह व्यापक वेग नियम लिखकर इसलिए बताया है ताकि मैं आपको यह समझा पाऊं कि यहाँ पर घात रूप में ये गुणांक A और B आना आवश्यक नहीं है, यानी हमें इस अभिक्रिया की क्रिया विधि पता होनी चाहिए तभी हम इसका वेग नियम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोटियां प्रायोगिक विधि से ज्ञात की जाती हैं, तो हमें यहाँ पर प्रायोगिक आंकड़े देखने पड़ेंगे। और आपको यह भी बता दूं कि ये कोटियां अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाइयों को भी प्रभावित करती है। अब आइए हमने यहाँ पर यह जो उदाहरण लिया था तो इस उदाहरण में हम वेग स्थिरांक की इकाइयां ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अभिक्रिया का वेग जो है उसकी इकाई होती है मोलर प्रति सेकंड और हमें यहाँ पर K की इकाई ज्ञात करनी है। और देखिए यहाँ पर A की सांद्रता की घात 1 है, सांद्रता की घात मोलर होती है और यहाँ पर मोलर की घात 1 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी घात में 1 है। उसके बाद देखिए B की सांद्रता की जो इकाई है वह भी मोलर आएगी और यहाँ पर इसकी घात 2 है तो यहाँ पर मोलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब दोनों पक्षों में देखिए मोलर से मोलर तो निरस्त हो जाएगा और अगर हम K की इकाई ज्ञात करना चाहते हैं तो वह आ जाएगी 1 सेकंड है यहाँ पर और यह मोलर स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पर मोलर स्क्वायर नीचे गुणा में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो K की इकाई है वह 1 मोलर स्क्वायर गुणा सेकंड आ गई है। और यह तब की बात है जब हमारे पास यहाँ पर कुल कोटि 3 के बराबर है। लेकिन आपको बता दूं कि वेग स्थिरांक की इकाइयां अभिक्रिया की कोटि पर जरूर निर्भर करती हैं। अब आइए यह उदाहरण देखते हैं जिसमें हमारे पास केवल एक ही अभिकारक A है जिससे उत्पादों का निर्माण हो रहा है
और अब अगर हम यहाँ पर ये दिए गए प्रायोगिक मान देखते हैं तो जब A की सांद्रता 1 मोलर थी तब अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग 0.01 मोलर प्रति सेकंड है, और अगर हम A की सांद्रता को दुगुना कर देते हैं यानी कि 2 मोलर कर देते हैं तब भी अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग नहीं बदलता है, यानी अभी भी यह 0.01 मोलर प्रति सेकंड ही है। तो हालांकि यहाँ पर A की सांद्रता 1 मोलर से 2 मोलर हो जाती है, यानी कि A की सांद्रता 2 के कारक से बढ़ जाती है यानी कि दुगुनी हो जाती है, लेकिन फिर भी अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग 0.01 मोलर प्रति सेकंड ही है, यानी कि अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग बिल्कुल भी नहीं बदला है, यानी यह 1 के कारक से ही गुणा होगा। अब जरा यह सोचे कि 2 की घात में हम क्या लिखेंगे कि परिणाम में हमें यहाँ पर 1 मिल जाए, तो x का मान अवश्य रूप से 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर परिणाम में हमें 1 मिल जाता है, यानी 2 की घात 0 करने से हमें 1 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x बराबर 0 आएगा और यह अभिक्रिया A में शून्य कोटि की अभिक्रिया है, यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन है। और इसके बाद अगर हम इसके लिए वेग नियम लिखना चाहें तो देखिए अभिक्रिया का वेग बराबर होगा वेग स्थिरांक, और यहाँ पर केवल एक ही अभिकारक A है और इसकी सांद्रता और इसकी घात में हम 0 लिख देंगे क्योंकि यह A में शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो अब देखिए A की सांद्रता की घात 0 है तो यह तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इस अभिक्रिया का वेग बराबर हमें वेग स्थिरांक मिल जाएगा। तो अब देखिए अगर हम वेग स्थिरांक की इकाई लिखना चाहते हैं तो अभिक्रिया के वेग की इकाई तो होती है मोलर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब है कि वेग स्थिरांक की इकाई भी यहाँ पर मोलर प्रति सेकंड ही आ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार के ये उदाहरण थे जिनसे हम यह समझ पाए कि अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक की इकाइयां हैं वे अभिक्रिया की कुल कोटि पर निर्भर करती हैं।